So once again, welcome to the class. Yesterday, we have started this chapter, election representation, and we understand why elections are necessary in democracy. And if elections are there, it should be according to the democratic aspirations of the people. Means it should be free and fair. This topic we will also discuss later. Then we understand the difference between the PR system and SPTP. तो दोनों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट की पोस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, वाई इंडिया अडॉप्टेड एसपीटीपी, इंडिया ने इस सिस्टम को क्यों जो है अडॉप्ट किया है, पीआर सिस्टम अगर इंडिया में अडॉप्ट हुआ है तो वो किस एक्सटेंट तक हुआ है. वी ऑलरेडी डन दैट. टू वेरिएंट आर इन पीआर सिस्टम. एक क्या था, एक कंट्री को पूरा वन कॉन्स्टिट्यूंसी बना देना, दूसरा मल्टी मेंबर के अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दो. बट एट द लास्ट दोनों की सेम थिंग क्या थी कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये रिजल्ट होता था कि पीपल जो वोट करते थे वो पार्टी को करते थे, और उसके बाद जो है जो पार्टी मतलब जितने वोट उस पार्टी को मिलते थे उस प्रोपोर्शन में उसे सीट मिलती थी. और सबसे बड़ा ये बात थी कि उस लेजिस्लेचर जो भी पार्लियामेंट बनता था उसमें जिस पार्टी में जितने भी परसेंट वोट मिले हैं उनको उस रेशियो में सीट्स मिलती थी. तो ये पीआर था. अब इंडिया के अंदर थर्ड वेरिएंट पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया. तो कल हमने सारा वही पे डिस्कस किया था कि इंडिया में जो थर्ड वेरिएंट पीआर सिस्टम था, व्हाट वाज दैट थर्ड वेरिएंट. तो उसमें ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें हमने क्या देखा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन उसके साथ हमने क्या देखा था कि एक कंडीशन क्या थी कि अगर हम इंडिया के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कौन से इलेक्शन के लिए अडॉप्ट करते हैं. आई टोल्ड यू दैट इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए होते हैं, जैसे हमने कहा राज्यसभा इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया. फिर मैंने आपको एक पूरा एग्जाम्पल दिया था जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स का अगर इलेक्शन होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है. ठीक है, वो सारा हमने समझा. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में समझाया कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रेफरेंस द वोट ऑफ द कैंडिडेट वोट्स ऑफ द मेंबर्स दिस इज ट्रांसफर्ड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रेफरेंसेस. और जिनके फर्स्ट यानी हमें उनको कितने वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए 41. अगर वो 41 वोट उनको नहीं मिलते हैं तब तक वो ये प्रोसेस चलता है जब तक कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट है, वोट का जो ट्रांसफर होने वाला जो सिस्टम है वो तब तक रहता है जब तक कि वोट 41 उस कैंडिडेट को नहीं मिल जाते. फिर मैंने आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर ऐसा हो कि 4 पर्सन है उनमें से सिर्फ एक को मिला और 3 को नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या होगा. एट दैट कंडीशन द वोट इज ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रेफरेंस. ये हमने सारा देखा था. अब हमारे सामने कुछ पॉइंट्स मैंने कल कवर करा दिए थे, बट वी विल रिकॉल इट कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड एसपीटीपी सिस्टम. इंडिया ने इसको अडॉप्ट क्यों किया. देखिए, कोई भी चीज कोई अडॉप्ट करता है अपने सिस्टम में लेके आता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री सिस्टम. हमारे देश के सिस्टम की बात कर रही. हमने डेमोक्रेसी क्यों लिया, हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने फीचर्स देखे. These features are unique features and we can say that these are totally different from another country's constitution. तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि उसको कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, व्हाट इज द गुड फॉर द पीपल. इन दिस दैट्स व्हाई वी आल्सो अडॉप्टेड एफपीटीपी. अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं मैं कि एफपीटीपी क्यों इंडिया में अडॉप्ट किया तो आप सभी बच्चे बड़े इजीली आंसर देंगे because you already have idea about what is SPTP. कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी विन हो जाएगी और विनिंग पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी. इसमें क्या खास बात है. तो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई आस्क यू एंड दिस इज द आंसर. लेकिन अब इस एसपीटीपी को हम पीआर के साथ कंपैरिजन के साथ अगर हम देखेंगे तो हमें और पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि एसपीटीपी इंडिया में क्यों अडॉप्ट करी, तो कहते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम जिसमें हर किसी को पता चल जाता है कैसे. इसमें नो स्पेशलाइज्ड knowledge is required to understand the system. Whenever the elections are there, जब लोकसभा इलेक्शन हो गए, विधानसभा इलेक्शन हो गए, तो हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं वोटिंग करते हैं. अब इट डजंट मैटर कि पर्सन इज इलिटरेट और लिटरेट, कुछ
उसको वोट करना है और उसको ये सिस्टम में मालूम है कि वोट करने से वोट की इसकी वैल्यू क्या है और उस वोट का जो आउटकम है वो क्या आएगा, इसको ये भी मालूम है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिस पार्टी के वोट ज्यादा आएंगे वो जीत जाएगी। तो नो स्पेशलाइज्ड we can say that knowledge is required। अब इसको पीआर से कंपैरिजन करके समझ लेते हैं। पीआर सिस्टम के अंदर तो बहुत ही जिससे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स मेथड है। अगर ये इंडिया के अंदर होता तो शायद हमारे यहाँ के, वैसे भी आप देखते हैं ना कि जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत ही मतलब कम जिसको कहते हैं, अब तो फिर भी इंक्रीज हो रहा है परसेंट, जो कास्टिंग वोट रेशियो है परसेंट का वो कम है। और अगर पीआर इंडिया के अंदर होता तो क्या होता, तो जो आपको पता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता, तो शायद उसमें से कई लोग तो वोट देने ही नहीं जाते क्योंकि उन्हें ये सिस्टम ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। अनदर नेक्स्ट इज इट ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, पीआर सिस्टम और इसको हम कंपैरिजन से समझेंगे। पीआर सिस्टम में क्या होता है कि जब भी वहां पर एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, फिर उस कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने से क्या होता है कि वहां पर जो लोग वोट देते हैं वो क्या करते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, वो कैंडिडेट को नहीं जानते। जबकि एसपीटीपी में क्या होता है कि वोट किसको जाता है, कैंडिडेट को जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट एक समझ लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमारी कंट्री है, इसमें हम 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ठीक है, उसके अंदर से हम मान के चलते हैं कि यहाँ से एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक जनता दल का होगा, तो हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे जो चॉइस होगी। ठीक है, तो वो चॉइस होगी तो हमारे को ये पता चलेगा कि हमें किस कैंडिडेट को चुनना है, किस कैंडिडेट को वोट करना है। क्योंकि कैंडिडेट अगर होगा तो वो हम उससे उस पार्टी के एजेंडे को भी समझ पाएंगे, पार्टी को भी समझ पाएंगे, उस व्यक्ति को भी समझ पाएंगे जो कैंडिडेट है कि वो किस तरह से है, कितना लोगों के लिए काम कर सकता है, हमारा वोट इसको दिया जाना चाहिए कि नहीं, वोट वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So in this way we can say SPTP offers a wider choice। हमारे पास बहुत सारी choices होते हैं to choose the candidate that belongs to the different parties। So this is the reason। another, अब सबसे बड़ी बात यह है representative। What do you mean by this is, आपने जिस कैंडिडेट को चुना है, अब देखिए जब भी कभी वोट हम लोग कास्ट करते हैं, whenever we cast our vote there is some hope or some idea in our mind कि हमारा वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमने जिस कैंडिडेट को चुना है उस कैंडिडेट पे विश्वास रख के, उस पर फेथ रख के उसको हमने वोट किया है, और वो फेथ और विश्वास क्या कहता है कि हमारे लिए वो काम करेगा, वो कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कैंडिडेट which is chosen by the people in a particular constituency, the person is representative of that particular area। तो वो इस रिप्रेजेंटेटिव होगा उस एरिया का। ठीक है, आज हम कहते हैं कि हमारे बीकानेर के अंदर आप देखिए कांग्रेस के भी विधायक हैं, बीजेपी के भी विधायक हैं, तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एमएलए जो हैं, ठीक है, तो हमें अगर प्रॉब्लम होती है या हमारी कोई डिमांड्स होती है तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, इनके पास जाएंगे, क्योंकि हमने उनको चुना है। हमारी उनके साथ जिसको कहते हैं ना एस्पायरेशंस है, हमारी आशाएं हैं उनके साथ। तो ये है, ये एक रीजन हो गया। सेकेंड थिंग क्या कहते हैं, मेजोरिटी स्टेबल गवर्नमेंट। अब स्टेबल गवर्नमेंट कैसे होगी, अब आपको पता है पीआर सिस्टम में क्या होता है, पार्टीज है ना, बार बार चीजें वही आ रही है, पार्टीज है, पार्टी को 30, 40, 50, 60 इतने परसेंट में वोट मिला है, इस परसेंट में वोट मिला है तो उतनी ही सीट मिलेगी। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई 50% से तो कम ही सीट जो है वोट हुए हैं, तो सीट कैसे मिलेगी। अब सीट पूरी नहीं मिली तो फिर सरकार कौन बनाएगा, पीआर की बात कर रही हूँ। तो पीआर के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो मेजोरिटी पार्टी ही नहीं हो, तो वहां पर एक ही ऑप्शन रह जाता है कोalition गवर्नमेंट। अब कोalition गवर्नमेंट के अपने नुकसान क्या है वो अच्छी तरह आप जानते हैं। अगर कोई मेजोरिटी पार्टी होती तो उसको कोई लॉ पास कराना, अब आपने देखा बीजेपी के आने के बाद इंडिया में अभी जो रिसेंटली इलेक्ट हुई है पिछली बार से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ, तो उसको लॉ पास कराने में ज्यादा कोई बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ओपोनेंट पार्टी का तो काम है उसको अपोज करना, और ये करना भी चाहिए। उसका रीजन है कि जितना अपोज होगा चीज उतनी ज्यादा रिफाइन होकर सामने आएगी, उतना ज्यादा इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द पीपल, हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा।
क्योंकि वो बेस्ट आउटकम आएगा। ठीक है, तो अब आप ये बात तो क्लियर की हो गई। अब एफएटीपी के अंदर क्या होता है कि हमें मालूम है कि मेजोरिटी जो पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी इन द सेंस कि सीट में जिसकी मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी पार्टी को ये राइट मिल जाता है, मेजोरिटी पार्टी के पास ये ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कि वो गवर्नमेंट बनाए और देश को गवर्न करे। उससे फायदा क्या होता है कि अगर वो कोई भी देश के अंदर ऐसा कोई कानून लाना चाहता है, जैसे हमने अभी जम्मू कश्मीर का पढ़ा था, 3 तलाक वाला देखा था, तो इसके अंदर क्या हुआ कि लॉ बनाने में उनके स्ट्रगल, क्योंकि राज्यसभा में भी उनके मेंबर्स थे और लोकसभा में भी, तो वहां पर मेजोरिटी हो गई, तो उनको इस लॉ को पास, कभी तो कई बार हैरानी होने लगी कि इतना पुराने टाइम से जो चीज चली आ रही थी कि आज तक नहीं बदला, वो बदल गया। वो कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द सीट। तो ये सारा रोल जो है मेजोरिटी का है, उस सीट की वजह से जो है वो लॉ पास कराना इजी हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मत सोचना कि मेजोरिटी बेस्ड है तो कोई भी लॉ पास कराए, नहीं, लॉ वही पास कराया जाता है, लॉ वही बनता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, पीपल वेलफेयर के लिए होता है। कोई आपसी, कोई रिवेंज लेने के लिए नहीं, कोई आपसी यूं कह दे कि कोई कंफ्लिक्ट के लिए नहीं, दिस इज ओनली फॉर द गुड ऑफ द पीपल। So this is the benefit also. That's why we adopted FPTP system in India. Next is majority in the legislative extra bonus seat. सबसे बड़ी बात है कि legislature में अगर majority है, if you have the party's majority in legislature, what is the benefit? Extra bonus seat. What do you mean by this? अब हमने कांग्रेस का एग्जाम्पल देखा था। कांग्रेस के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि 48% उसको वोट मिले, लेकिन सीटें मिली 415, यानी 80% सीट मिली। ठीक है, तो ये यही कहना चाहता है मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर एक्स्ट्रा बोनस सीट। आपकी मेजोरिटी है, ठीक है, लेजिस्लेशन में आपकी मेजोरिटी है, इसीलिए आपको क्या हो गई, क्या बोनस मिल गया? सीट का बोनस मिल गया। समझ रहे बात को? वोट कितने भी आए हो आपके उसमें, वोट कितने भी मिले हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप उस अपने साथ वाले कैंडिडेट से विनर हो गए। ठीक है, और विनर होने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? बोनस सीट्स मिल जाएगी। लेकिन पीआर के अंदर नहीं होता ऐसा। बोनस सीट्स समझ गए ना इस बात को? यानी वोट कितने भी पड़े हो, लेस देन 50% वोट हम मान के चल रहे थे कांग्रेस के, तो वोट कितने में आए, लेकिन मेजोरिटी तो मिली उसको और उसको सीट मिल गई, इतने 80% सीट सिक्योर कर ली उसने। तो ये पॉसिबल कहाँ हुआ? एसपीटीसी में। और अगर पीआर में देखते तो वहां पर प्रपोर्शन ऑफ वोट्स टू प्रपोर्शन ऑफ वोट्स, दे सिक्योर द सीट अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ वोट। तो जितने वोट्स का प्रपोर्शन आएगा उतनी सीट चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई। नाउ द नेक्स्ट इज encouraging voters from different social groups to come together to win the election in a locality. अब पीआर को पढ़ो समझो। पीआर में क्या होता है? मान लीजिए कि एक पीआर की पहले बात कर ली, एक कंस्टिट्यूएंसी है और जस्ट आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल हियर कि मान लीजिए कि वो हिंदू रिलीजन बेस्ड है। ठीक है, अब हिंदू रिलीजन बेस्ड पार्टी तैयार हो गई एक। अब आपको मालूम है कि पीआर सिस्टम के अंदर जो पीपल को वोट देंगे वो किसको देंगे? पार्टी को। अब पार्टी को वोट देंगे तो क्या होगा? ये जो पार्टी जो कि कम्युनिटी बेस्ड बनी है, ये क्या करेगी? हिंदू लोगों को क्या करेगी? यूं कह सकते हैं कि उन्हें टेम्पटेशन देगी, लोगों को कहेगी हमें वोट दो, सिर्फ यही कहेगी कि मैं हम आपके वेलफेयर के लिए काम, पूरा हो सकता है वो एजेंडा ही उसी के ऊपर भेज दो हिंदू लोगों के लिए। तो ऐसी जगह पर पीआर अगर जहाँ पर पार्टी वोट है और जहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक कम्युनिटी बेस्ड है, तो वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। दूसरी कम्युनिटीज का क्या होगा? दूसरी पार्टीज का, दूसरे लोगों के लिए कौन काम करेगा? तो ये चीज सामने आ रही है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हमारे यहाँ कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? डिफरेंट पार्टीज है। अब डिफरेंट पार्टीज के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो हर, देखो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, जिसमें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर ग्रुप ऑफ मेंबर, हर कम्युनिटी के ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जगह मिले, है ना। तभी तो आपको पता है उसमें एक लॉजिक दे रखा था, तभी तो सरकारें बदलती हैं।
नहीं तो क्या होता, गवर्नमेंट जो रूलिंग है, अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर इस तरह से नहीं होता कि सारे ग्रुप ऑफ पीपल को, सभी कम्युनिटीज के लोगों को जगह दी जाए, तो ये गवर्नमेंट चेंज ही क्यों होती, वो चलती रहती। रूलिंग गवर्नमेंट कैन लॉस द इलेक्शन। तो दिस इज द रीजन कि हमारे यहाँ पर एक वाइडल चॉइस है, हमारे यहाँ पर एक बहुत, जिसको कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है, दे कैन कम एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड दे कैन विन इलेक्शन ऑल्सो। तो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आते हैं, पार्टीज में वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जबकि पीआर के अंदर ऐसा नहीं है, पीआर में सिर्फ पार्टी है, और पार्टी अगर कम्युनिटी बेस्ड हो गई तब तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन द इन अ लोकेलिटी। अब पीआर सिस्टम में क्या है, ईच कम्युनिटी हैज टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड। अब हर एक पार्टी क्या करेगी, अपने कम्युनिटी बेस्ड नेशन वाइड पार्टी बनाएगी। अब वो कम्युनिटी क्या होगी, उसी को वोट देगी, तो ये ड्रॉबैक है। FCTP discourage political parties that get community based votes। और जबकि FCTP में क्या होता है, आपको मैंने अभी समझाया, सारी की सारी जो पार्टीज जो है, उनमें सभी कम्युनिटी के जो है मेंबर्स जो है, जो इंक्लूड किया जाता है। तो इन दिस वे दे आर राइट, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। यहाँ पर कोई कम्युनिटी बेस्ड पार्टी नहीं बनती है, कोई कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं बनती है, कम्युनिटी बेस्ड पीपल भी नहीं होते हैं। द पीपल आर कॉमन, दे कास्ट द वोट फॉर द पार्टी एंड फॉर द कैंडिडेट। तो यहाँ पर ये हमने लॉजिक पढ़े, दैट्स व्हाई इंडिया अडॉप्टेड FCTP सिस्टम। क्यों किया उसको, कंपैरिजन किससे किया, पीआर से। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ऐसा मानते हैं कि FCTP सिस्टम के अंदर दो मेजर पार्टी होती है। जैसे जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरली हम यही कहते हैं कि FCTP के अंदर मैं जैसे कह रही हूँ ना, दो मेजर पार्टी, टू मेजर पार्टीज आर देयर, लाइक वन इज कांग्रेस। ज्यादातर सुनने में आता है कांग्रेस बीजेपी, तीसरी पार्टी का नाम जनरली कम ही सुनने को मिलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि देयर द कंपटीशन इज बिटवीन टू पार्टीज। ज्यादातर कंपटीशन किसके बीच में होता है, इन मेजर टू पार्टीज। क्योंकि हमें मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इसमें जो है जो नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज होती है। नेशनल पार्टीज होती है, दीज आर लार्जर पार्टीज, और इनकी जो सब यूनिट्स जो होती है पूरी कंट्री के अंदर होती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम ऐसा सोचते हैं कि टू पार्टी सिस्टम है FCTP में। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर ये दो पार्टी ही जो है इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और इन्हीं पार्टीज के बीच में कंपटीशन रहता है, थर्ड पार्टी की कोई स्पेस नहीं होता। जबकि इंडिया, इट इज अ यूनिक, भारत वैसे ही हर चीज में यूनिक है यूं कहा जाए, क्योंकि हर सिस्टम को इसने बहुत अलग तरीके से अडॉप्ट किया है। इंडिया के अंदर क्या किया है, इंडिया इज यूनिक ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। इंडिया के अंदर भी स्पेशली अगर हम बात करें तो दो पार्टी के बारे में सुनने को मिलेगा। बट जस्ट कीप इन माइंड that India in many states are there different parties, they also exist along with those larger parties। इन सारी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट पार्टीज है, जैसे अभी हमने सुना तृणमूल कांग्रेस है, जनता दल है ना, बहुजन समाज पार्टी है। ये बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, इनके अलावा भी आप मुझे ये बताइए कि जनता दल की सरकार इंडिया में बनी, बीजेपी कांग्रेस की तो आपने देखा ही है बनी है। तो कहने का इसके अलावा एनडीए और यूपीए, यानी अगर इन छोटी पार्टीज का, अगर ये जो स्मॉलर पार्टीज हैं, अगर इनका कोई रोल ही नहीं होता, इन लोगों को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, तब तो FCTP तो फेल ही था इंडिया में। लेकिन इंडिया की क्या कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि मेजर पार्टीज के साथ ये स्मॉलर पार्टीज दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन, एंड वेरेवर इट रिक्वायर्ड कि कोई मेजोरिटी पार्टी अगर नहीं बना पाती अपनी सरकार, तो ये जो स्मॉलर पार्टीज जो है वो मिलकर क्या बनाती है, कोalition गवर्नमेंट। ऐसा 1989 मल्टी पार्टी सिस्टम आया, मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज अनदर इज कोalition गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर ये अडॉप्ट किया है कि मेजर पार्टीज के साथ साथ स्मॉलर पार्टीज दे कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मेकिंग द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। तो ये जो है FCTP आपका कंप्लीट हुआ कि किस तरह से FCTP इंडिया में सिस्टम में जो है हमने अडॉप्ट किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, बात करेंगे कि
इसमें भी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जिसमें सिर्फ रिजर्व्ड जो पर्सन होते हैं बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। उस चीज की बात करेंगे अब हम। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझेंगे। रिजर्वेशन मालूम है आपको? रिजर्व, किसी चीज को रिजर्व करके रखना। होटल्स में सीट्स रिजर्व करते हैं, रेलवेज में टिकट पहले अगर करा देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारी सीट है, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन का सिंपल मीनिंग बताया, हम डे टू डे यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर रिजर्वेशन किसकी बात करते हैं? रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है, सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मीनिंग भी तो आना चाहिए, क्या होता है? Constituency is a particular geographical area where some we can say different castes of people they live together. Constituencies वो होता है, वो एक separate geographical area होता है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो थीम है उसको लाने का मकसद क्या है? अब इसको हम इंडिया की हिस्ट्री से पहले समझते हैं। भारत में क्या था? देयर वाज अ सिस्टम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तो जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको कोई राइट नहीं दिए जाते थे। उस कंडीशन के अंदर जो ज्यादातर ये कहा जाए बिफोर इंडिपेंडेंस, तब तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनाइजेशन था, कोई पावर नहीं थी। और उससे पहले की बात करें तो हाई कास्ट और लो कास्ट पीपल थे। हर चीज जो है किस पर फोकस किया जाता था कि हर चीज पावर किसके अंदर थी? हायर कास्ट पीपल में। और लोअर कास्ट पीपल दे वर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ ऑल एडवांटेजेस। उस कंडीशन में उसके बाद जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उस समय भी हमारे पास राइट्स नहीं थे, हमारे पास किसी भी तरह के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इंडियंस के पास कोई राइट्स नहीं थे। ये सारी सफरिंग्स को भारत देखता हुआ आ रहा था। और स्पेशली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क थे, आई टोल्ड यू that was very smart, very credited people, very brilliant people. That's why they argued for a way to reserve for these lower caste people to bring them to the mainstream of the society. समाज के साथ, समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने के लिए क्या बात की गई? रिजर्वेशन की बात की। तो जो इसकी क्या हिस्ट्री है, हमने इसको हिस्ट्री से देखा। जब हमारा संविधान बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे उनके माइंड में ये चीज थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज थी और इसको जो है प्लेस मिला, जगह मिली किसकी? रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये आता है कि देखो इसका डिबेट भी हुआ था, बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। आपको ध्यान है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या प्रपोजल दिया था? क्या प्रपोजल दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन का जो एरिया होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जहां पर इलेक्शन लड़ा जाएगा वहां पर कौन इलेक्शन लड़ेगा? जो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लोअर कास्ट कैंडिडेट इलेक्शन होगा। अब उसको वोट कौन करेगा? वोट कौन देगा? वोट भी सेम कम्युनिटी मेंबर देंगे, सेम कम्युनिटी मेंबर। ये ब्रिटिशर्स ने भी प्रपोजल दिया था, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी दिया था। जबकि हिस्ट्री के चैप्टर में आप
नेशनलिज्म इन इंडिया में पूर्ण तख्त पढ़ चुके हैं, उसके अंदर यही चीज थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये हमारे देश की यूनिटी को रख सकता था? उस समय डिफरेंट चैलेंजेस that India was facing that time, and one more, the major challenge was the separation of nation, Pakistan and India, and one more challenge was that कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात मानी जाए तो उस हिसाब से तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, तो देश को तो और अंदर टुकड़ों में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लोअर कास्ट, हाई कास्ट। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्या किया? रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको एक्सेप्ट किया ताकि रिजर्वेशन को जगह मिली। अब रिजर्वेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया वो हमें अब देखना है। रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन की बात तो समझ में आ रही है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज करने की जरूरत क्या थी? ऐसा है, आपने देखा है कि इंडिया के अंदर ड्राइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हैं। इंडिया की ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट पीपल, लैंग्वेज पीपल, कल्चर बेस्ड पीपल, सब डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट परसेंट के लोग रहते हैं। जरूरी नहीं कि वहां पर एसटी लोग ही रहते हो, एससी लोग ही रहते हो, जनरल लोग ज्यादा रहते हो, इनका रेशियो कम हो। तो अब करना क्या था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले सर्च करना था कि कितने लोग एससी हैं यहाँ पर, कितने लोग एससी हैं, उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में सीट को रिजर्व रखना था। ये एक टारगेट था और उसका रीजन ही यही था कि अगर वहां के मेंबर्स जो जिन कैंडिडेट्स को वो लाना चाहते हैं रिजर्वेशन के थ्रू कंस्टिट्यूएंसीज देना चाहते हैं, अगर उनकी संख्या कम है, उसकी संख्या कम है, तो इसको जनरलाइज किया गया, उन एरिया को रिजर्व कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर जो है ये सीट किसकी है, रिजर्व है, इससे एससी एसटी जो कैंडिडेट है वही चुनाव लड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि रोटेशन भी होता है, इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या होता है, कई बार जनरल सीट जो है एससी एसटी को दे दी जाती है और एससी एसटी की सीट बहुत कम ऐसा होता है कि जनरल को दी जाए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था जिसके अंदर हम बात करते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर पर्टिकुलर मेंबर्स में नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द विक्ट्री। अकेले अब आप समझ लीजिए कि मैं अगर लोअर कास्ट को बिलोंग कर रही हूँ और चुनाव लड़ रही हूँ तो हो सकता है कि मेरे को वोट ज्यादा ना मिले क्योंकि मेरे उस एरिया के अंदर लोअर कास्ट पीपल कम है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जब ये प्रपोजल आया तो ये स्पेशली पहले 10 ईयर्स के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया और अभी तक हम मान रहे हैं कि 2020 तक इसका रिजर्वेशन जो है और इससे भी आगे एक्सटेंड होता रहता है टाइम टू टाइम। तो 10 ईयर्स के बाद हुआ। उसके बाद इसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है? पार्लियामेंट रहती है कि कितने टाइम तक का रिजर्वेशन है, कैसा है, कैसे रहेगा, ये सारा का सारा डिसीजन पार्लियामेंट रहती है। उसके बाद करते हैं बात कि जैसे अगर इसका पीरियड जो हम देख रहे हैं, अगर ये पीरियड एक्सपायर हो रहा होता है तो उस कंडीशन में भी एससी एसटी के जो भी ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन वाइज, उस पॉपुलेशन वाइज उनको क्या कर दिया जाता है? रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हु डिसाइड which constituency is to be reserved। अब कैसे पता चलेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना कौन करेगा? इतना ऑथराइज्ड पर्सन कौन है भाई? और इसका बेस क्या होगा? व्हाट बेसिस कि किसका रिजर्वेशन होना चाहिए और कौन सी उसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, किन लोगों का रिजर्वेशन इनमें होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो इसके सामने हम एक अलग सा टॉपिक, वैसे तो आपकी बुक में एक साथ दे रखा है, वो टॉपिक है, कौन है ये? डेलिमिटेशन कमीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे।
मतलब इसका दूसरा नाम है बाउंड्री कमीशन। अब ये डेलिमिटेशन क्या है? देखो, डी हटाओ, लिमिटेशन। लिमिटेशन किसको लिमिट कर रहा है? बाउंड्री को, है ना। अब डिलिमिटेशन आ गया, मतलब ये स्पेशल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी को बाउंड्री बनाएगा, रिजर्व्ड बाउंड्री बनाने, इसलिए इसका नाम क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? देखो, आज तक इंडिया में 4 बार ये कमीशन बन चुका है। ये कमीशन एक ऑटोनॉमस कमीशन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमीशन है। इसका जो इलेक्शन है, इसके जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। प्रेसिडेंट इनका इलेक्शन मतलब इनको चूज करते हैं। फिर ये जो डेलिमिटेशन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। अब आपको इलेक्शन कमीशन, वैसे इसका एक सेपरेट टॉपिक है इसमें। इलेक्शन कमीशन आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन कराना है, फ्री फेयर कराना है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस में कराना है। कब जो है रैलीज वगैरह, ये प्रोपेगेंडा बंद होगा, कैसे होगा, वो सारा डिसीजन इलेक्शन कमीशन। अब डेलिमिटेशन जो कमीशन है, इसके 2 काम है। ये 2 तरह से काम करता है। कैसे? एक तो है ये बाउंड्री, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी बाउंड्री फिक्स करना, इसकी बाउंड्री बनाना। मतलब समझे आप? जैसे मैंने कहा उड़ीसा, अब उड़ीसा के अंदर कुछ उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्ट्स में देख लो आप। इन्होंने देखा कि यहाँ पर एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है या एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर से हमने देखा कि यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 40% है। अब यहाँ से इस एरिया को कितने परसेंट, यानी जब इलेक्शन होगा तो कितने कैंडिडेट जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये डिसीजन ये लेते हैं और इसको रिजर्व कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ जो सीट्स होगी ना, समझ लीजिए 2 सीट है यहाँ, इस 2 सीटों पर एससी लड़ेंगे और इन 2 सीटों पर एसटी लड़ेंगे, यानी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीटें क्या हो गई? रिजर्व हो गई। जनरल कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, समझ आ रही बात? तो यानी ये जो काम करता है वो बाउंड्री बनाने का काम करता है। बाउंड्री मीन कि ऐसा नहीं कि हाँ दीवार बनानी है या कोई स्टोन्स लगाने हैं, नहीं। स्टेट है, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिवाइड है, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उनको डिवाइड करना और उसके अंदर भी ये देखना प्रपोर्शन ऑफ दीज पॉपुलेशन कि कितने। अब एसटी के लिए अलग है और एसटी के लिए अलग है। तो एसटी आपको पता है कि वो उसको किस तरह से करते हैं, एसटी को इन दोनों का प्रोसेस है, तो उनको बाउंड्री को करना। और उसके अंदर भी क्या है, जैसे हम बात करते हैं जैसे कि बाउंड्री हो गई तैयार कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है एसटी या एसटी जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि एसटी जो पीपल है वो क्या, उनका एरिया फिक्स है। यानी हमें पता है कि जो हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में देखो, उड़ीसा में देखो, इन वाले एरियाज में आपको शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगे कि भाई इनके एरियाज फिक्स हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना। अब तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि इनके एरियाज तो फिक्स हो गए। अब सेकंड थिंग जो एसटी की आती है, वो क्या चीज आती है कि ये देखते हैं कि किस एरिया में एसटी शेड्यूल कास्ट उनकी हायर पॉपुलेशन देखते हैं। भाई एक एरिया के अंदर हायर हो सकती है, दूसरे एरिया में लो हो सकती है, तो उन हायर पॉपुलेशन के हिसाब से, उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये क्या करते हैं, वहां से कैंडिडेट लेते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर जहाँ पर क्या है, कम है पॉपुलेशन एससी की, तो इस चीज को क्या करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिफरेंट रीजन है उसको स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि सीटें बढ़ा देते हैं वहां पर, है ना। जहां पर कम पॉपुलेशन है वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्प्रेड किया जाता है, मतलब वहां पर भी रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है। मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के अंदर एससी जो है पॉपुलेशन कम है, लेकिन भाई यहाँ पर भी तो एससी कैंडिडेट लेके आना है ना, तो उस हिसाब से क्या करते हैं कि यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कम पॉपुलेशन है तो ये नहीं कि रिजर्वेशन जो है नहीं होगा, लेकिन वो कम सीट के लिए होगा, वो वहां पर भी एससी का जो है सीट रखी जाएगी उस एरिया के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से,
तो हमने ये क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनरलाइज कर दिया। एससी की बात कर रहे हैं, एससी की नहीं कर रही। एससी के अंदर तो फिक्स है कि वो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जबकि एससी तो ओवरऑल पूरी कंट्री के अंदर स्प्रेड है ना। तो उस स्प्रेड है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं पर हायर पॉपुलेशन है, कहीं पर लोअर है। जहाँ पर लोअर पॉपुलेशन है वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया। किस लिए कर दिया गया कि ताकि जो थ्रू आउट द कंट्री पॉपुलेशन है, उन सब जो एससी कास्ट के पीपल है थ्रू आउट द कंट्री, उनको जो है रिजर्वेशन का है बेनिफिट मिल सके, वो भी जो है इलेक्शन को लड़ सके। तो आज जो टॉपिक हुआ वो अभी भी हाफ ही हुआ है, ये वाला जो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नो प्रॉब्लम इज देयर कि कल हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप हम लोग कुछ टेस्ट दें रिलेटेड टू दीज टॉपिक। ये और प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया है, तो उससे एक दिन पहले मैं आपको वैसे मेरी कोशिश है डे आफ्टर टुमारो कि कल के बाद हम लोग इसका टेस्ट कंडक्ट कराएं। तो वो आप जो है कल पूरा अनाउंस कर दूंगी। आपकी क्वेश्चन होंगे सिंपल और बहुत सिंपल एमसीक्यूज टाइप होंगे 1 1 ताकि आपको क्या लेसन का पता चले कि हमें कितना पीआर है, ये है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि पर से थोड़ा सा हम इस चीज को करेंगे कंसिडर। टिल देन हैव अ गुड डे।